जीवन में अगर हम कोई दूसरा काम करते हैं तो वहां पर ये सजेशन दिया जाता है कि कठिन प्रश्नों को पहले हल करें। कठिन काम को, प्रश्न नहीं कहूंगा, कठिन काम जो हम्म। है, दिक्कत वाली जो परेशानी वाले काम है उसको पहले कर लीजिए। ये डे टू डे लाइफ में होता है। लेकिन जब जी बिल्कुल। जहाँ ऐसा कोई हम काम करते हैं जहाँ हमारी मेंटल एबिलिटी की जरूरत पड़ती है, मानसिक क्षमता की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर ये जस्ट उल्टा हो जाता है। हेलो एवरीवन। हमारी जो पिछली मुलाकात थी वो इस बात पर थी कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। और उस चर्चा में हमारे साथ थे सिद्धार्थ सर, जो कि हमारे मेंटोर भी हैं, सुधांशु जो कि एज ए फैकल्टी हैं, और मैं दिग्विजय जो कि आईएससी में पोस्ट डॉक्टरल फेलो। तो अपनी पिछली चर्चा में हम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया था कि किसी भी परीक्षा के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है। और उस चर्चा को फिर हम लोग लेकर आए थे किताबों के चयन पर, और हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक हुए थे अपने सब्जेक्ट पर, अपने टॉपिक पे, कि अगर हमें कोई जनरल कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम रेलवे की तैयारी की बात करते हैं, एलपी की तैयारी की बात करते हैं, जो जनरल कंपटीशन होता है, बीपीएससी हो गया आपका, स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो गए आपके, हाई कोर्ट लेवल के एग्जाम्स हो गए, तो उस तरह के एग्जाम में जब हम किताबों का चयन करते हैं तो हम किताबों का चयन क्या सोच कर करते हैं, हमारा पहला स्टेप क्या होता है, क्या सोच के हमें बुक्स लेनी चाहिए। जिस पर हमें सिद्धार्थ सर ने बताया कि बुक्स उस तरह के लीजिए जिसमें कि आपके जो क्वेश्चंस हों वो दो तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो, एक आपका ईयर वाइज ऑर्गेनाइज्ड हो या फिर आपका चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज्ड हो। और फिर आप दूसरा चयन इस बेसिस पर कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर, किस पार्टिकुलर विषय में आप अपने आप को कमजोर मानते हैं, और उस पार्टिकुलर विषय के लिए आप पुस्तकों का चयन कर सकते हैं। फिर हमने अपनी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाया और हम इस विषय पर आए कि अगर जैसे ही एग्जाम के डेट्स आते हैं या एग्जाम की तैयारी हमारे माइंड में आती है, तो हम दूसरी जो सबसे बड़ी चीज जिसकी तरफ हम भागते हैं वो होता है कोचिंग। तो कोचिंग संस्थान का चयन किस आधार पर किया जाए, और इस पे बहुत ही अच्छा सर का मार्गदर्शन ये था कि आपको हड़बड़ा के कोई भी कोर्स, किसी भी तरह कोर्स ज्वाइन नहीं कर लेना है। आपको सबसे पहले अपना सेल्फ असेसमेंट करना है। जैसे सर ने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आईसीएसई बोर्ड का कोई बच्चा है तो उसकी इंग्लिश पहले से ही अच्छी है, अगर अब उसे लग रहा है कि नहीं मेरी इंग्लिश और अच्छी हो सकती है, मुझे अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, तो उसे प्रैक्टिस सेशन टाइप की कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, जहां पे कि उसका एग्जाम हो सके, उसका असेसमेंटशिप हो सके, वो टेस्ट दे सके, ना कि वो कंप्लीट कोर्स ही ज्वाइन कर ले उस चीज के लिए। और दूसरा कि आप सब्जेक्ट वाइज भी, आप टॉपिक वाइज भी, आप पार्टिकुलर सेक्शन के लिए भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये इस वहम में ना पड़े कि अगर हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम बीपीएससी का भी एग्जाम दे देंगे, हम यूपीएससी का भी एग्जाम दे देंगे, या हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम बीपीएससी भी निकाल लेंगे, हम एसएससी भी निकाल लेंगे। एक जो की फैक्टर था हमारे टॉप का वो ये था कि हर एग्जाम अलग, हर एग्जाम की तैयारी का पैटर्न अलग होता है। तो उसी चर्चा को हम आज फिर से आगे बढ़ाएंगे। तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जो तीसरी चीज हमारे माइंड में आती है कि जब भी हमारे सामने परीक्षा या एग्जाम की डेट अनाउंस हुई या एग्जाम के लिए हमने फॉर्म भरा, तो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा फिकलनेस होती है कि हम अपनी पढ़ाई को कहाँ से शुरू करें, हम क्या पढ़ना शुरू करें। कभी मन करता है कि हम मैथ्स पढ़ें, मैथ का एक चैप्टर पढ़ने लगते सोचते हैं कि इंग्लिश पढ़ लें, इंग्लिश का कुछ सवाल किया तो फिर दिमाग में है कि नहीं नहीं अभी सोशल साइंस पढ़ना है, और सोशल साइंस का तो सिलेबस आपको पता है कि वो अथाह समंदर है, तो उस पे एक सेपरेट चर्चा होगी। लेकिन अभी अभी जो चर्चा में, अभी जो आपसे मैं इस पे ये चाहूंगा कि आप इस चीज पे प्रकाश डालिए कि ये जो फिकलनेस आती है माइंड में कि ये कर लें, वो कर लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, और इस चक्कर में पता चलता है कि अच्छे खासे दिन निकल गए और पढ़ाई क्या हुई, तो पढ़ाई नील बटा सन्नाटा। तो इस फिकलनेस को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या सिस्टमेटिक वे में हम इसमें आगे बढ़ सकते ये क्वेश्चन जब सुन रहा था मैं तो एक बड़ी अच्छी कहानी मेरे दिमाग में आ रही थी। हैं? लेकिन कहानियां तो बहुत अच्छी लगती हैं। उस कहानी को शुरू करने से पहले मैं ये थोड़ा सा इस पे चर्चा करूंगा जो आप फिकलने से, अच्छा, दिमाग की चंचलता के बारे में बात कर रहे हैं। अगर दिमाग में चंचलता है तो ये चंचलता एग्जामिनेशन के तैयारी के दौरान भी रहेगी, और एग्जामिनेशन हॉल में भी जब एग्जाम दे रहे होंगे तब भी होगा कि किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करें, बिल्कुल किस क्वेश्चन को पहले बिल्कुल। अटेम्प्ट करें। बिल्कुल एकदम सही पॉइंट और पकड़ा है। और ये दोनों चीजें कि तैयारी किस, कहाँ से स्टार्ट करें, और एग्जामिनेशन में जब हम बैठे एग्जामिनेशन हॉल में
तो क्वेश्चन सॉल्व करना कहाँ से स्टार्ट करें, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो पहले मैं तैयारी पर आता हूँ। हालांकि इसके बारे में कुछ वर्ष पहले की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी चर्चा कर रहे थे परीक्षा पर चर्चा, और उन्होंने एक सजेशन दिया था कि सबसे पहले कठिन प्रश्नों को हल कीजिए। अगर आप कठिन प्रश्नों को हल करेंगे तो आसान जो प्रश्न इजी हैं वो तो अपने आप आसानी से हल हो जाएंगे। इस पर बड़ी विवाद हुआ था, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, और जी, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर लोग जो सजेशन देते हैं जस्ट इसका उल्टा ये, इसकी उल्टा उल्टा ये देते हैं। बात की। हाँ, इसीलिए इस पर बहुत अधिक ये हुआ, और लोगों ने कहा कि ये स्टूडेंट को भी भूल कर भी इस बात को मानना नहीं चाहिए कि कठिन प्रश्नों को पहले हल कीजिए, या तैयारी भी कीजिए तो पहले कठिन प्रश्न से तैयारी कीजिए। मोदी जी का सजेशन पूरी तरह से गलत नहीं था। एक्चुअली एग्जामिनेशन के लिए वो गलत था। जीवन में अगर हम कोई दूसरा काम करते हैं तो वहां पर ये सजेशन दिया जाता है कि कठिन प्रश्नों को पहले हल करें। कठिन काम को, प्रश्न नहीं कहूंगा, कठिन काम जो हम्म। है, दिक्कत वाली जो परेशानी वाले काम है उसको पहले कर लीजिए। ये डे टू डे लाइफ में होता है। लेकिन जी, बिल्कुल। जहाँ ऐसा कोई हम काम करते हैं जहाँ हमारी मेंटल एबिलिटी की जरूरत पड़ती है, मानसिक क्षमता की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर ये जस्ट उल्टा हो जाता है। क्योंकि काम, देखिए, नियम एक ही है। काम या तैयारी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हमको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा उस काम को करने के लिए। ये एक जनरल रूल हो गया। लेकिन जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो एक चीज मैंने पाया था कि मोदी जी का ये सजेशन क्यों सही है, किस एरिया में सही है, एग्जाम के लिए क्यों गलत है। तो लॉकडाउन का समय सबको याद होगा, बहुत पुरानी बात तो है नहीं। हम्म। और सच पूछा जाए तो बहुत लोगों को अपने घरों में बर्तन भी धोने पड़े थे, और मैं भी इसका अपवाद नहीं था। हम और सभी मेरे उसी में साथ बिजी थे उस दौर पे। और मेरे साथ, हम लोग के साथ कुछ ऐसी समस्या भी थी। हमारी एक रिश्तेदार थी, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, और मेरी वाइफ उन्हीं के साथ अक्सर बनारस वगैरह ट्रीटमेंट करने जाती थी, मेरी मदर इन लॉ। तो घर जी। में हम ही लोग, दो तीन लोग थे, तो बर्तन धोने पड़ते थे। तो उस दौरान मैंने ये अनुभव किया कि जो माइंड सेट है कि पहले छोटा काम करेंगे, तो बर्तन धोने के दौरान जब हमने चम्मच से शुरुआत की तो थोड़े देर के बाद क्या होता था, पहले चम्मच, फिर छोटी कटोरी, फिर गिलास, फिर थाली, फिर बड़े बर्तन। तो मेंटली मेंटली क्या, कि लगता था कि एकदम थक गए, एग्जॉस्ट हो जी, जाते थे, अच्छा नहीं लगता था एकदम। लगता था ये जी, काम बहुत डिफिकल्ट काम है। एक दिन अचानक मेरे दिमाग में आया कि छोटे बर्तनों को नहीं धो के पहले बड़े बर्तन को धोया जाए। तो हमने शुरुआत कर दी बड़े बर्तन से, कुकर से, कढ़ाई से स्टार्ट किया। और उस दिन काम इतना आसान लगा। मैंने मतलब ये कि मुझे लगा कि मैंने कुछ काम ही नहीं किया। तो फिर मैंने इस पर सोचना शुरू किया कि आखिर ये, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि बर्तन तो उतने ही हैं। धोने का तरीका बदल गया। पहले मैं चम्मच से शुरुआत करता था, सबसे छोटे बर्तन से, बाद में मैंने बड़े बर्तन से शुरू किया। हम्म। उसमें होता क्या है कि जब बर्तनों का ढेर एक जगह रखा हुआ हो और सबसे पहले आप बड़े बर्तन से शुरुआत करेंगे, तो जहां पर बर्तन रखे हुए हैं, जूठे बर्तन या गंदे बर्तन, वहां से भीड़ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। हम्म। और जब भीड़ खत्म होगी तो जैसे आपने सबसे बड़ा बर्तन पहले साफ कर दिया तो लगेगा कि आपने 50% काम कर लिया। उसके बाद उससे छोटा बर्तन को आपने सर्फ धोना शुरू किया तो लगेगा क्या, अरे तो 75% काम हो गया। तो चम्मच और कटोरी जो है वो लगेगा कि इसको तो धोना बहुत आसान हो गया। तो जब हम इस तरह के काम करते हैं जहां पर फिजिकल वर्क ज्यादा है और मेंटल वर्क कम है, तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि मोदी जी अपने बारे में अक्सर कहते हैं कि मैं चाय की दुकान पर काम करता था, पिताजी चाय बेचते थे। तो ये अनुभव उनको शायद वहां से मिला होगा कि पहले बड़ा काम करो। बड़े। और एक साइकोलॉजिस्ट ने भी कहा है कि जो काम आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, हम्म। दिन की शुरुआत उसी से कीजिए। उसने भी राइट, इसी का राइट, एग्जाम्पल बिल्कुल, दिया था। बिल्कुल सही। या एक बिल्कुल महिला सही। को उन्होंने बताया कि उसको सबसे खराब लगता है बर्तन धोना,
तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले सुबह उठ के बर्तन ही धो लो, तो लगा कि आपका सारा काम खत्म हो गया। आप लोगों ने सारा ऐसे भी काम हो देखा गया। होगा, बिल्कुल। 24 घंटे में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कोई ऐसा काम जरूर होता है हम्म। जिससे आप बचते रहते हैं, बचते रहते हैं, बचते रहते हैं। जैसे ही उस काम को आपने निपटाया तो लगता है कि सारा काम लगता खत्म है हो कि गया। सारा काम खत्म हो तो गया। हाँ, तो सजेशन ये दिया जाता है कि सबसे पहले आप उसी काम को कर लीजिए। अब आते हैं एग्जामिनेशन की तैयारी में, ठीक उसी रूल पर यह भी काम करता है यहां पर, कि कितना काम हमने निपटा दिया। तो जब हम आसान प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे, अगर हमारे पास 10 चैप्टर सपोज तैयार करना है, 10 चैप्टर में 6 चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, 4 चैप्टर बहुत इजी है। तो अगर हम डिफिकल्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो डिफिकल्टी, हमारी स्पीड बढ़ेगी नहीं। और जैसे हम पहला चैप्टर देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये बोझ बना रहेगा कि अभी 9 चैप्टर देखना है, 9 चैप्टर हम्म। देखना है, 9 चैप्टर देखना है। ये बोझ जैसे बर्तनों का ढेर सामने पड़ा हुआ है, ये अभी करना है, ये करना है, तो ये आपके दिमाग पर एक बर्डन डालता है। इसका बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर होता है। तो अगर हमको ये पता चलता है कि अभी पहले में हम उलझे हुए हैं, अभी 9 बचा हुआ है, तो आप मेंटली टायर्ड हो जाएंगे, थकेंगे। और अगर आप इजी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं तो आप पहला दिन में एक चैप्टर आपने खत्म कर दिया तो आपको लगा कि चलो एक खत्म हुआ, 9 बचा हुआ है। दूसरे दिन आपने दूसरा चैप्टर खत्म कर दिया तो अब दिमाग में क्या आया कि अरे 2 चैप्टर खत्म हो गए, 8 बचे हुए हैं। 8 बजे। तो जैसे 4 आप खत्म करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके दिमाग पर से प्रेशर कम होगा। और जैसे दिमाग पर से प्रेशर कम होता है, दिमाग के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो कभी भी वर्कलोड कम करने का सबसे आसान तरीका, वर्कलोड का प्रेशर अगर ब्रेन पर होगा तो आप जरूर पहले थक जाएंगे। वर्कलोड को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि उस काम को पहले कीजिए जिससे आपका वर्कलोड कम दिखे। हम्म। तो एग्जामिनेशन की जब तैयारी करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने जब पिछली चर्चा में बताया था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर लेंगे चैप्टर वाइज और ईयर वाइज, और उसमें देख लेंगे कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो हम बिना किसी एक्स्ट्रा हेल्प के, बिना किसी के सहयोग के खुद से तैयार कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको उसका प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है और एक लिस्ट बना लेना है। जैसे अगर आप क्वांट की तैयारी करते हैं मैथ का, तो उसका लिस्ट बना लेना है, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इन सब का, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सबका एक लिस्ट बना लेना है। और लिस्ट बनाने के तीस बाद, पैंतीस टॉपिक। हाँ जितना भी 30 35 40 टॉपिक हो, और किस टॉपिक से निश्चित रूप से एवरी ईयर एक क्वेश्चन आया है, और उस टॉपिक का लिस्ट बनाने के बाद फिर उसमें से हमको देखना है कि कौन कौन सा टॉपिक है जो हम तैयार कर सकते हैं। तो कहीं भी कोचिंग या कहीं भी एडमिशन लेने से पहले उन सारे टॉपिक को तो आप निपटा दीजिए। हम्म। वो टारगेटेड स्टडी के फॉर्म में इसको लेकर आगे बढ़े कि क्या 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 हमारा हाँ, टारगेट रहेगा इसको लेकर किसी एग्जाम पे। वो चैप्टर आप किसी भी एग्जाम के लिए तो चैप्टर हमारा कवर हो गया। हाँ। उसी तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसी एग्जाम का चैप्टर हम देखेंगे। ये नहीं कि रीजनिंग का जनरल बुक उठा लिए, हम्म। है ना, और जनरल किताब उठा के रीजनिंग बनाना शुरू कर दिए। नहीं, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम में नहीं आते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम में आते हैं, कुछ चैप्टर के हैं जो सारे एग्जाम में आते हैं, कुछ है स्पेसिफिक। तो उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो चैप्टर बना लेंगे, रीजनिंग का बना लिए, क्वांट का बना लिए, बाकी इंग्लिश है तो उसका बना लेंगे। जीके का भी बन सकता है। जीके का भी लोग बोल देते हैं कि जीके का कोई सिलेबस नहीं होता है, जीके का भी बन सकता है। इकोनॉमिक्स से कितना आता है, सोशल से, कॉन्स्टिट्यूशन से कितना क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन ज्योग्राफी आता है, से हिस्ट्री से इन कितना क्वेश्चन आता है, किस किस इन्वायरमेंट से एरिया से क्या क्वेश्चन उसमें आता है। सेगमेंट है। तो इन सब का एक लिस्ट बना लेंगे पहले, और उसके बाद हम आसानी से कर सकते हैं, जिस पर हमारा कमांड है उस पर टिक मार देंगे। ये टिक हम्म। मारना ये बताएगा कि हमने इतना इतना लोड अपने ब्रेन से कम कर दिया, इस पर ज्यादा वर्क नहीं करना है। और उसके ये सब बाद हिडन ये सब हाँ, हिडन लोड है जो आपके माइंड में रहते हैं। बने रहते हैं। और ये एग्जामिनेशन के दौरान भी काम करता है। हम बता देते हैं इसका कितना माइन्यूट असर पड़ता है आपके दिमाग के ऊपर। एग्जामिनेशन हॉल में जब ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता था, पेन एंड पेपर एग्जाम होता था, तो बहुत सारे लड़कों का ये हैबिट होता था कि सारे क्वेश्चन बना के पहले टिक मार देते हैं, उसके बाद बैठ के ठीक। ओएमआर शीट रंगेंगे। जी। ये भी एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस था। अगर आप भी
आज भी अगर कोई ऑफलाइन एग्जाम दे रहा हो तो सबसे पहले इस प्रैक्टिस को छोड़ देना चाहिए कि सारे क्वेश्चन सॉल्व। उनको लगता है कि हम जो रंगेंगे उसमें समय बर्बाद होगा। उसमें टाइम जाए। जी। जैसे आप टिक मारते जा रहे हैं तो आप काम निपटा नहीं रहे हैं। हाँ, आप बर्डन क्रिएट आप कर रहे काम हैं का अपने। बोझ बढ़ा आप काम के बोझ को बढ़ा रहे हैं अपने ब्रेन के ऊपर। आपके हम्म। ब्रेन में चल रहा है कि अभी रंगना है, अभी रंगना है। हर 1 मिनट 2 मिनट के बाद आएगा, टिक मार रहे हैं, इतना कोड मार दिया, इतना रंगना है। आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और ओएमआर शीट पर उसको कंप्लीट कर दिया अपना आंसर टिक करके, तो ये काम निपटते जा रहा है। मतलब हमारा कोई भी वर्क ड्यूज नहीं है, तो ब्रेन के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, बर्डन नहीं बढ़ेगा। और जब ब्रेन के ऊपर बर्डन नहीं बढ़ेगा तो उसका परफॉर्मेंस और बेहतर होते चला जाता है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसका एक बहुत माइन्यूट असर और पड़ता है कि एक क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पर जाने में ब्रेन को तैयार होने के लिए 2-3 सेकंड 4 सेकंड का समय चाहिए होता है। जैसे अगर क्वांट का हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन एक सॉल्व कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का या टाइम एंड डिस्टेंस का, तो आप एक दूसरा कंसेप्ट आप यूज करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के बाद जब दूसरा क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके लिए दिमाग को तैयार होने में 2-3 सेकंड 4 सेकंड का समय लगता है। अगर एक ही चैप्टर का क्वेश्चन बनाते जाते हैं तो ब्रेन मेरा तैयार है कि क्या फॉर्मूला यूज करना है, क्या कैलकुलेशन हमको करना पड़ सकता है, किस डायरेक्शन में हमको प्रोसीड करना, सब कुछ तैयार है। तो वहां पर कोई जरूरत नहीं, इसकी मतलब परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद दूसरे क्वेश्चन के लिए ब्रेन को तैयार होने में कुछ सेकंड का टाइम लगता है। अच्छा। और कुछ सेकंड में अगर हम अब ओएमआर सीट का काम निपटा देते हैं तो मेरा दोनों काम हो गया। 2-3 सेकंड जो बर्बाद हो रहा था हमने उसको यूज कर लिया और अपने ब्रेन के ऊपर से लोड को कम हम्म। कर दिया। और एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है ओएमआर को भरते समय, अगर हम एक साथ ओएमआर भरते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ा के देखना पड़ता है कि कहीं आंसर हमारे मिसमैच ना हो जाए। कई बार क्या होता है कि लेटर सपोज की नेगेटिव मार्किंग है और 1 से 10 तक क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 9 छोड़ दिए हैं। अब जब आप एक साथ भर रहे हैं तो वहां पर वो 6 की जो आपने छठा क्वेश्चन छोड़ा है, आप 7वें का आंसर छठे में भर दे रहे हैं। और एकदम फिर होता है, वो एग्जैक्टली पूरा, होता है। उसके बाद पूरा आपकी आंसर ही नीचे का खराब पूरा होगी। ये हाँ, ये आप। ये खराब हो गया। ये बड़ा ही एकदम अच्छा, होता ये है। बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। और और एक चीज समय की और, सीमा को, समय एक की चीज सीमा और, को एक एक, देखते हुए। हाँ, बताइए। एक एग्जांपल और देते हैं। एक लड़की के साथ क्या हुआ था कि उसने सारा क्वेश्चन टिक मार दिया, घड़ी देखते जा रही थी कि अभी 10 मिनट हम्म, पहले रंगना शुरू करेंगे। हम्म, इन हम्म। द मीन टाइम पता नहीं कब उसकी घड़ी बंद हो गई। ओह। ये तो। और ये एकदम सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ कि उसकी घड़ी बंद हम्म, हो गई। और वो रंग नहीं, मतलब कि ओएमआर शीट पर उसने अपना, कलर। जब 5 मिनट का लास्ट का घंटी बजा तब अपने पड़ोसी हम्म, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की कि आप आंसर क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन बोलिए, हम रंगते जाएंगे। 15-20 हम्म। क्वेश्चन रंग पाई थी मुश्किल से, उसके बाद उसका कॉपी छिन गया। जबकि उसका सिलेक्शन होने ओके। वाला था, बाद के एग्जाम में उसका सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन उस समय ये हो गया। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग के परफॉर्मेंस को बहुत। बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं, तैयारी के दौरान भी और हम्म। एग्जामिनेशन के दौरान भी। दौरान भी। दौरान भी। तो बहुत ही क्षणिक समय के लिए रहा ये आज का एपिसोड। और आज के भाग में हम लोगों ने बात किया इस कि माइंड की जो फिकलनेस है, जो इस तरह से भागता है माइंड, उसको कैसे रोका जाए। मैं अपने दर्शकों से भी आग्रह करूंगा कि अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है, कोई सवाल उठता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम वो सवाल सर के सामने रखेंगे और सर उस पर जवाब देंगे। और इस चर्चा को हम अभी आगे बढ़ाएंगे और यहीं से शुरू करेंगे। हम आपसे मिलते हैं फिर अपने अगले भाग में।